हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम आए हैं फिजिक्स क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा यार मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10th में, है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे किसी चार्ज से दूर हम कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंटिन्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, मे बी वो अगले लेक्चर में हो, बट अभी आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट पे तो निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और परमिटिविटी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे बेसिक से, जिससे कि आपको समझ में आए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड या परमिटिविटी। ठीक, तो हम बात करते हैं बेटा पहले कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी सुनी होगी आप लोगों ने। अच्छा, आप हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, याद होगा। कूलम्ब्स लॉ ये होता है कि मान लो दो चार्जेस पड़े हैं, एक चार्ज दूसरा चार्ज, ये मान लो Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो हमने पढ़ा था कि हमें पता है ये से मान लो पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों। तो आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सबको पता है, ये तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो। मैंने पढ़ा था कि इनके बीच में कितनी अट्रैक्शन या कितना रिपल्शन का फोर्स होगा। ये हमें दिया था एक महाशय जिसका नाम है कूलम। तो उसको बोला गया कूलम्स लॉ, मतलब कि ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, तो हमें कूलम्स लॉ मिला था। फिर मैंने पढ़ा था कि ये जो के है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, याद होगा के की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सब बच्चों को याद होगा बहुत अच्छी तरह से, बहुत सिंपल सी बात है। आज हम पढ़ेंगे कि ये के क्या होता है, इस के को आप बोलते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो के है, के डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। याद होगा हमने लास्ट बार बात करी थी कि के की वैल्यू ये फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए है। जैसे जैसे के मीडियम बदलता रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी बदलता रहेगा। फोर्स चार्जेस पे डिपेंड कर रहा था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम पे इन्वर्सली डिपेंड करता था, और के पे भी डिपेंड करता था। के मतलब दो चार्जेस किस मीडियम में रखे जाएंगे उस हिसाब से उनके बीच में फोर्स लगेगा। अगर एयर पे पड़ेगा तो फोर्स अलग होगा, अगर मैं उनको पानी में भेज दूंगा तो अलग फोर्स होगा, अगर उसको कैरोसिन में डाल दूंगा तो अलग फोर्स होगा, चाहे चार्जेस और डिस्टेंस सेम रहे। क्लियर है। तो ये के होता है 1/4 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन है ये होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखो के मीडियम का ही तो है किसी का। अब ये मीडियम को कौन डिफाइन करेगा, ये एप्सिलॉन। 4 पाई तो कांस्टेंट है यार, ये एप्सिलॉन बताएगा मीडियम कैसा। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाता है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अच्छा, ये होता क्या है परमिटिविटी, इस परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी का क्या मतलब है। परमिटिविटी का मतलब ये है, परमिटिविटी कहता है कि इट मीन्स इट परमिट्स, ये परमिट करता है इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिक्रीज इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। ये परमिट करता है, परमिटिविटी अपनी फील्ड को
कि वो चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को कम कर दे, चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को कम कर दे, इसको परमिटिविटी बोलते हैं। याद रखना ये फॉर्मूला कि इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 4 की कोई वैल्यू है, पाई की वैल्यू है पता, तो एप्सिलॉन की कितनी वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू होती है। देखो ये के की वैल्यू फ्री मीडियम के लिए है, तो अगर मैं के की वैल्यू फ्री मीडियम के लिए रखूंगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फ्री मीडियम यानी कि फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के लिए आएगी। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको याद कर लें। अगर मीडियम अलग होगा तो मे भी इसकी वैल्यू गिवन होगी। ये बात कर रहे हैं फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। क्लियर है, समझ आ गया, नोट कर लें इसको, ठीक है, पक्का। चले आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक और कंसेप्ट बुक में गिवन है, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। आपने पढ़ी होगी यार रिलेटिव वाली चीज़ें, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या मतलब होता है उसका मतलब ये होता था जो भी रिलेटिव चीज़ होती है वो किसी ना किसी के साथ कंपेयर करके बनाई गई है। मतलब रिलेटिव का मतलब ये है कि वो कंपैरिजन के बाद वैल्यू आई है। हम किसी की रिलेटिव चीज़ निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि वो कंपेयर करी गई है किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। याद होगा रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते थे, दो वेलोसिटी को कंपेयर कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन आर, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की, उसको कंपेयर करेंगे फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी से, ठीक है। ये है यार परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जिस मीडियम की परमिटिविटी हमें पता है, और उसकी परमिटिविटी को फ्री स्पेस के साथ कंपेयर करेंगे, यानी इसको नीचे रखेंगे, रेशियो रखेंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, एक और बात याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसा भी लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी होती ये डिवाइडेड बाय ये तो ये, या इसको ऐसा भी लिखते हैं फोर्स अपॉन, ये क्या हुआ, ये बोल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन चार्जेस के बीच में एयर या फ्री स्पेस के अंदर होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन चार्जेस के बीच में जो उस मीडियम के अंदर होगा, क्लियर है, क्लियर नहीं समझे। जैसे मैं बात करता हूं यार, ये बोलते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, मान लो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है 81, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हुई 81 किसकी, वाटर की। तो यहाँ पर रखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की और उसको कंपेयर करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, सही है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है वो 81 टाइम्स है, 81 टाइम्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रही रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 का मतलब ये है कि ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ज़्यादा है। या किसी की भी रिलेटिव परमिटिविटी बात करेंगे, जैसे किसी की रिलेटिव परमिटिविटी है, मान लो किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है 10, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से 10 टाइम्स ज़्यादा है। बस कंपैरिजन करता है एयर के साथ, जितना आगे उतने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर है। अगर ये 1/10 होती तो एयर की परमिटिविटी से ये 1/10 है, कुछ भी हो सकता है यार, इसको याद रखेंगे और ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूला काम आएंगे। चलते हैं आगे, पक्का, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका बेसिक सा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। चले क्या, फॉर्मूला नोट कर लिया, ठीक है। हम बोलते हैं जी कि दो चार्जेस हैं, मान लो एक ये चार्ज एक ये चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस है r1, ठीक है।
और चार्ज हैं Q1 और Q2। किसी मीडियम में पड़े हैं, ये मान लो फ्री स्पेस में पड़े हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहा हूँ, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि सेम चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये अभी नेगेटिव नहीं लिया, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा F। अब हमने क्या किया, इनका मीडियम बदल दिया, मैंने इनको उठाया दोनों चार्जेस को और किसी और मीडियम में डाल दिया। कोई भी मीडियम ले लो, कोई मीडियम कौन सा ले लो, वाटर में डाल दिया, मान लो वाटर में डाल दिया, नए मीडियम में इनको रख दिया, तो ये क्या होगा Q1 और Q2, और इनका डिस्टेंस कम हो गया, इनका डिस्टेंस हो गया R1/2। मान लो मैंने इसको किसी और मीडियम में रखा तो इसका डिस्टेंस आधा हो गया, इनका डिस्टेंस क्या हो गया, आधा। क्लियर है? ठीक है, ये बोलते हैं कि ये फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। जो सा मीडियम में रखा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी निकालिए, निकाल लोगे पक्का? अरे यार सिंपल, देखो मान लो ये मीडियम है एयर या फ्री स्पेस, ये है वाटर, मतलब ये मीडियम है, तो एयर के अंदर इसकी फोर्स कितनी होगी, एयर के अंदर इसकी फोर्स कितनी होगी, ऐसे तो होगी Q1 Q2 इंटू K अपॉन R1 का स्क्वायर, याद है? अच्छा, इसके अंदर फोर्स कितनी होगी, मान लो ये वाटर ले लेता हूँ मैं, इसकी में होगी Q1 Q2 K अपॉन R/2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं K की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ Q1 Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय या इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय अच्छा एप्सिलॉन R कितना होता है, FO/F मीडियम, याद होगा FO/F मीडियम, अभी तो हमने किया था FO/F मीडियम, भूल गए क्या? लिख सकता हूँ उसको? अरे यार ये नहीं था फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला निकाला था कि किसी मीडियम की डिवाइडेड बाय किसी भी स्पीस की, और इसको ऐसा लिखा था, ऐसा भी मीडियम की। तो मीडियम अभी इसमें वाटर है, तो वाटर ये रहा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ Q1 Q2 इंटू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन W, क्योंकि ये मीडियम है, इंटू R1 का स्क्वायर और अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड करूँगा F0/F0, ये कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट जाएगा, या नहीं कट जाएगा, सारा कुछ कट जाएगा, कटेगा ना पक्का? तो ये बचा क्या, ये बचा एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन W इंटू 4, ठीक है, ओके। तो ये था इज इक्वल टू F0/Fm, F0/Fm। अच्छा एक बात लिखनी भूल गया, सॉरी, इन्होंने बोला था जब इसको मीडियम चेंज किया ना यार, तो इसके अंदर का जो फोर्स था, यहाँ पर फोर्स F था तो यहाँ पर फोर्स भी हाफ हो गया, यहाँ पर फोर्स F था तो यहाँ पर फोर्स हाफ हो गया, तो यहाँ पर फोर्स था F और यहाँ पर फोर्स हो गया हाफ, इसकी जगह F इसकी जगह हाफ। इसको कंपेयर करोगे तो ऐसे हो जाएगा, अपॉन ये इंटू 4 इज इक्वल टू F/F/0, तो F से F कट गया, 2 गया उधर, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 यानी कि इसको उल्टा कर दोगे तो मीडियम की चाहिए हमें, तो एप्सिलॉन R कितना होता है, ये अपॉन ये, तो ये हुआ 2, ये हुआ 1/2 था ना, उसको उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आई, 2। ओके, नहीं समझ में आया? पॉज करके दोबारा देख ले, ठीक, ओके। तो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब बताओ बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किस चिड़िया का नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो चिड़िया का नाम है जो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से उड़ चुकी है। तुमने उसके बारे में नहीं पढ़ा है बट तुमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको ध्यान से सुने। इलेक्ट्रिक फील्ड यार वैसी ही चीज है जैसी आपने 10th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, याद होगा। जैसी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वो ही चीज है जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती। जैसे यार मैग्नेट होता था, मैग्नेट रखते थे, ये एक मैग्नेट है तो इसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, याद होगा। ऐसे बनती थी मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया में जितने जितने दूर जाते थे मैग्नेटिक फील्ड कम होती थी। मतलब क्या था कि इस एरिया में अगर कोई मेटल लेके आओगे, कोई आयरन की रॉड लेके आओगे तो वो उसको खींच लेगा। जितनी पास लेके आओगे उतने ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। यानी कि यहाँ पर मैग्नेट की पावर ज़्यादा है, जितनी जितनी दूर जाओगे वहाँ पर मैग्नेट की पावर कम होती जाती है। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास आओगे तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उसके पास कोई भी चीज़ रखोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे देखो, मान लो यार ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आया क्यों? फ्री बैठा था घर पे, कह रहा मजे करते, चिल करते, ज़िंदगी में कुछ पंगे लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पास चला गया। तो इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ही लगेगा, याद रखना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मारेगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, नोट कर लो उसको। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी चार्ज होता है दुनिया में, कोई भी चार्ज, मान लो कोई चार्ज है Q, ये क्या करता है? कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो अपने आसपास एक ये चार्ज है तो ये अपने आसपास थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर देगा। ठीक, छोटा हो बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा, एक ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करता। आप बोलोगे यार आपने तो बताया नहीं, आपने बोला चार्ज कर लेता, तो मैं बता देता हूँ कि जो टेस्ट चार्ज होता है, अभी टेस्ट चार्ज का तो अभी बात करेंगे, पॉइंट के अबाउट एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो हम टेस्ट चार्ज की बात करें। इसको डिनोट करते Q0 से। Q0 ये नहीं अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता, डू नॉट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं करता। क्यों नहीं करता? यार ये टेस्ट चार्ज है, ये तो हमें अपना काम सफल करने के लिए बनाया गया है। ये एक्चुअली में होता कुछ नहीं, मन गढ़ंत कहानी है ये होता नहीं है। हमें अपने टेस्ट करने के लिए, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरी करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज नाम की चीज़ बना दी, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, Q0। अभी हम करेंगे तो हम बोलते हैं कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा करा। अगर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करा तो कैलकुलेशन बड़ी हाई हो जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पता लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज फोर्स होगा। अगर कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, दूसरी बात है, कोई भी चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है सिवाय एक चार्ज के जिसका नाम है टेस्ट चार्ज। ओके, चले एक और बात याद रखो, जो भी जैसे चार्ज दो तरह के होते हैं, एक और पॉइंट, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता पॉजिटिव चार्ज, एक होता नेगेटिव चार्ज। याद है? जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आएगी, वो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज।
और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना। अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव से अवे जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, यानी कि ये बात याद रखना। क्लियर है? ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। तो एक पॉइंट और करते हैं, एक पॉइंट और क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि एक चार्ज है, एक चार्ज, पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर, उस पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। वो डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, हम उसको एक्स मान लेंगे तो, या उसको आर मान लेंगे, या लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, कुछ भी डिस्टेंस इससे आर डिस्टेंस दूर, या एट अ पॉइंट पी, या उससे कुछ डिस्टेंस दूर, कुछ भी मान लेंगे यार, उससे आर डिस्टेंस दूर कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लो एक चार्ज पड़ा यार, ये एक चार्ज है, प्लस चार्ज, कुछ भी रख सकते हो, प्लस माइनस, जीरो तो नहीं रख सकते, प्लस माइनस कोई भी चार्ज, मैं प्लस रख रहा हूँ। तो बोलते हैं ये चार्ज इससे आर डिस्टेंस दूर, इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पर ये पॉइंट पी है। ये बोलते हैं यहाँ पर ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी इस पॉइंट पर जो इससे आर डिस्टेंस दूर है। तो इसको करने के लिए ना एक कंसेप्ट है जो बुक्स बोलती हैं, हम भी वही करेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे। तो वो कंसेप्ट ये कहते हैं कि जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, चार्ज से कितनी दूर, जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दो, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख दो, वहाँ पर क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो, वहाँ पर रख दो एक टेस्ट, प्लेस अ टेस्ट चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज क्या चीज़ है, क्यू नॉट, हमने पढ़ा था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता अपने आसपास, इसको याद रखना, इसको याद रखना। अब बात ये है, अब बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स, जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इस चार्ज के कारण लग रहा है, उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इस चार्ज के ऊपर इसके कारण क्या फोर्स लग रहा है, ये भी चार्ज, दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स होता है, क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इससे ये कट जाएगा, तो क्या आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी के क्यू बाय आर स्क्वायर। बस इतनी सी कहानी थी। अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो एक चार्ज से कुछ डिस्टेंस दूर, और ये चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये चार्ज पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए, बड़े चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, के इंटू वो चार्ज डिवाइडेड बाय उनके डिस्टेंस, जितनी दूर वो पॉइंट है उसका स्क्वायर। सिंपल सा कंसेप्ट है। या इसको ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे उसका, और टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सुनो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सुनो। अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आती है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे अवे जाएगी, ये नहीं जाएगी। अरे यार ये चार्ज इसको धक्का मारेगा, या ये इसको धक्का मारेगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम एज दैट ऑफ फोर्स, सेम एज दैट ऑफ फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद रखोगे।
अच्छा, इसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, क्या होती है यूनिट? यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। बुक में इसको यार एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे रखा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी नहीं है, वो यूनिट वेक्टर वाला कंसेप्ट है। मैं लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, रट्टा मार देना उसका, कभी कभी इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए काम आ जाएगा। लिख लो क्या है, कुछ नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, याद होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। मेरे को इसकी डायरेक्शन भी निकालनी, तो मैं इसको लिखूंगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर कैप ऐसे निकालते, यूनिट वेक्टर लगा देते थे यार डायरेक्शन निकालने के लिए, भूल गए यूनिट वेक्टर। अच्छा यूनिट वेक्टर क्या होता था? यूनिट वेक्टर ये होता था, क्या होता था यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर होता था कि आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद है यूनिट वेक्टर क्या था +1 में? नहीं याद सर, हमें नहीं याद कुछ भी, हम तो भूल गए, हमारा तो दिमाग हिल रखा है पहले ही। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसका ऐसा स्क्वायर कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। आर कैप की जगह अगर मैं ये रखूँगा आर वेक्टर अपॉन आर, ये तो ये क्या बना? ये बना ये आर अपॉन, और इसको लिखूँगा आर का क्यूब। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है यार, कुछ भी नहीं है, इसको याद कर लें। अरे यूनिट वेक्टर क्या करता था? क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में समझाया था, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्या करता था यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता था। कैसे बताता था? उस वेक्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रख देते थे, तो डायरेक्शन निकल आती थी। भूल गए, कोई बात नहीं, रट्टा मार लो, ठीक है। तो ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, काम आएगी कहीं पर, तो काम आएगी, पता नहीं कहाँ आएगी। अरे कहीं आएगी जब बोल देंगे डायरेक्शन निकाल लो, जब बोल देंगे इसकी डायरेक्शन निकाल लो, इसका ये करो वो करो, तो ये काम आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अरे सर ये अभी तो पढ़ाया था, दोबारा कहाँ से आ गया? ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा पोजीशन है। ये बोलते हैं कि वेक्टर्स को है किसी को कैसे, जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यार, मान लो ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है, यहाँ पर चार्ज पड़ा है, यहाँ पर चार्ज पड़ा है, यहाँ पर बड़े सारे चार्ज पड़े हैं। मान लो बहुत ज़्यादा चार्ज पड़े, Q1 Q2 Q3 Q4। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अरे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण भी होगी, इसके कारण भी होगी, इसके कारण भी होगी, इसके कारण भी होगी, होगी या नहीं होगी? होगी, होगी सर, बिल्कुल होगी, आप बोल रहे तो होगी, हम मान लेते हैं आपकी बात। तो कैसे निकाल लोगे? तो इस पॉइंट पे ई नेट कैसे निकाल लो? क्या करोगे, इसके ऊपर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सब की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और उसका वेक्टर सम कर दो। हाँ सर, वेक्टर सम क्यों करना है? क्योंकि यार ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो जितने भी इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इसके कारण निकाल लो, इस पॉइंट पे इसके कारण निकाल लो, सबका निकालो अलग अलग और इसको ऐड कर दो जितने भी हुए, और करना वेक्टर सम यार, ये मत करना कि ऐसे सिंपल ऐड कर देना, इनका वेक्टर सम कर देना। लिखूँ क्या? अच्छा लिख देता हूँ, बोलोगे कि आपने तो लिखा नहीं। इसका वेक्टर सम करना है, किसका? इस पॉइंट पे जितने भी चार्जेस हैं। क्लियर है? तो हम ऐसे करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए, और इस कंसेप्ट को बंद कर दें। आगे हम पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस, सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही मुझे लगता है। अभी के लिए थोड़ा सा अपने आप को समझाओ कि हाँ हमने ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये बोलते हैं 2 चार्जेस पड़े मेरे पास, एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, एक मेरे पास 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है और वो माइनस में है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है जी 4 सेंटीमीटर। ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो एट द डिस्टेंस या एट सेंटर ऑफ 2 चार्जेस। सेंटर ऑफ 2 चार्जेस मान लो यहाँ ये इस पॉइंट पर, जहाँ यहाँ से 2 यहाँ से 2 सेंटीमीटर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो क्या करोगे यार, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखोगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स देखोगे, ये रहा, इस चार्ज के ऊपर इसके कारण फोर्स ये रहा। ऐसा करोगे? नहीं करोगे, ऐसा सीधा कर दोगे। इसके ऊपर इसके कारण फोर्स कितना होगा?
इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, याद करो फॉर्मूला होता के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसको बोल देता 1, इसको बोल देता 2। तो इस पॉइंट पे 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैं बोलता हूँ E1 कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू कितना, के इंटू क्यू है 2 बाय आर स्क्वायर यानी कि 2 सेंटीमीटर और डिवाइडेड ये इसका 4 क्या कर दिया, ये लो जी सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा E2 पे निकाला सेकंड के कारण, ये भी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये क्या होगा के इंटू 4 -4 बाय आर स्क्वायर। अच्छा -4 रखूँगा। अच्छा एक बात देखो, एक बात समझो, इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज यानी कि इधर को होगी, सही है। इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, तो ये भी उसकी तरफ ही जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, क्या दिक्कत है। अब तो वेक्टर सम क्या डायरेक्ट स्केलर जैसा ही तो होगा, अब तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे यार। तो हम तो निकाल रहे हैं, हमने डायरेक्शन देख ली तो रख देंगे, तो उसको निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, इसको ऐड कर दो 2k/4 + 4k/4, ये आया ई नेट। अच्छा k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पुट कर लेना यार, आंसर आ जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा एक और करते हैं, समझ में हो जाएगा। एक और करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लो भैया जी, जो हमें भी समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन देखो, ये है एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स ए है, ये ABCD है, यहाँ पर एक +Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पर भी एक +Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पर भी एक +Q चार्ज पड़ा है। ये बोलते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट सी पर निकाल लो यार इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, छोटा सा टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, सबको ऐड कर देंगे। सबको क्या ऐड करेंगे यार, इसके ऊपर ये बनाएगा तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगी, इसके ऊपर ये बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसको नाम दे देते हैं 1 2 3, ठीक है 1 2 3, और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, ये E1, ये E2 और ये E3, सही है। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ऐसे, ये E1 हुई, ये E2 हुई, ये E3 हुई। इनका रिजल्टेंट निकाल लेना, इनका रिजल्टेंट निकाल हुई ना, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इधर को, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज उधर को, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इधर को, किसकी तरफ, उस चार्ज की तरफ। अवे फ्रॉम द पॉजिटिव कहीं भी हो सकती है, पर उस चार्ज की तरफ। तो इसको मैं ऐसे रखूंगा, तो ऐसे निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। अच्छा सी पे एक बी, ए के कारण निकाल लो पहले, ए के कारण कितनी होगी। अच्छा ये ए इसका अंडर, इसके डायगोनल कितनी होगी, ये हो जाएगी √2a। तो E1 निकाल लो, E1 निकाल लो, K × Q/R², R² कितना है √2a का स्क्वायर, प्लस E2 कितनी है, ये रही KQ/A² प्लस E3 कितनी है KQ/A², सही है। E1 नहीं E नेट हो जाएगी, ओके। ये E1, ये E2, ये E3। अच्छा ऐसा करो यार, अच्छा मुझे पता तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा कर लो, ये E1, ये E2, ये E3। अब क्या करो, हमें तो चाहिए E नेट। अच्छा E नेट क्या होगी, ये होगी इन तीनों का रिजल्टेंट। क्या करो, E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाल लो। E2 और E3 आपस में 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि स्क्वायर है, देखो इसके भी 90 डिग्री पे लग रहे होंगे, तो इसका निकाल लो। कैसे निकाल लोगे, E2 और E3 का रिजल्टेंट निकाल लो। कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, मान लो ये आएगा E2 और E3 का रिजल्टेंट, E1 की डायरेक्शन में ही आएगा। क्या करो, E2 और E3 का रिजल्टेंट कैसे निकाल लोगे, A² + B² + 2AB cos थीटा, cos 90 यानी कि बोलो cos 90 यानी कि 0, cos 90 0। तो A² + B² निकाल के दिखा देता हूँ, चलो निकाल के दिखा देते हैं। A कितना था, ये था
2 और 3 का निकालते हैं ना, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया 2ab cos थीटा। cos थीटा मतलब cos 90, तो ये आएगा। और ये कितनी आई थी, ये आई थी ये, इसमें ये ऐड कर दो यार, के क्यू बाई अंडर रूट 2a का स्क्वायर, ये आई इलेक्ट्रिक नेट फील्ड। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, कंसेप्ट समझिए कैसे हो रहा है। समझ में आया? पक्का 1-2 क्वेश्चंस खुद ट्राई करें तभी समझ में आएगा। बुक में क्वेश्चंस गिवन है बेटा, मैं सारे नहीं करवा सकता यहाँ पर। खुद क्वेश्चंस कुछ ना कुछ ट्राई करें, कुछ बेसिक समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बोलता हूँ, वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आई विल हेल्प यू, ठीक है? तो तब तक क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।